let us begin our revision. Uh, we have already done poems, right? We have done, I think, The Road Not Taken, The Fun They Had, we have done. Today we are going to do two poems, The Rain on the Roof and Lake Isle of Innisfree, and then one chapter. That's the agenda for today. आज के लिए यही आपका एजेंडा है. Let us begin with the poem Rain on the Roof. If you see on the screen, the mind map is made, which is giving you the theme, the summary, the poetic devices. Rain on the Roof जो है, it is all about the nature's healing power. और आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है. Means in the annual examinations, if you look at the paper, ऐसा नहीं है कि सीधा आएगा व्हाट इज द नेचर्स, मतलब कि देयर वुड बी सम वर्ड्स जो आपको ये बताएगा कि नेचर जो है इट हैज अ हीलिंग पावर. नाउ व्हाट इज हीलिंग पावर? जब आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है एंड यू पुट सम बाम, यू टेक सम मेडिसिन और वो आपको ठीक कर देता है. समटाइम्स यू आर ग्रीव्ड और आपका दोस्त, आपके मम्मी, आपके फ्रेंड कोई आकर आपको समझाता है, आपको वो ठीक कर देता है. यू फील गुड, यू गॉट गुड लेस मार्क्स. योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और योर टीचर से कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट टाइम. दैट इज अ हीलिंग. दोज आर द हीलिंग वर्ड्स. सिमिलरली नेचर जो है वो बारिश से, सूरज से, द रोटेशन ऑफ डे, नाइट, these are all which gives us some inspiration. ये हमें कुछ इंस्पायर करता है टू डू समथिंग, टू मूव. रोने से कोई फायदा नहीं है. दैट हील्स अस. सेकेंड इज रेमिनिसेंस. आप देख सकते हो, आई हैव रिटन रेमिनिसेंस, यानी कि रिमाइंडिंग, यानी कि किसी चीज को याद करना, हमारी यादें, मेमोरीज. Memories are one of the best gifts that we cherish. कुछ अच्छी यादें हमेशा हम लोगों को जो है, they give us some sweet inspiration. When we remember those time when we हम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए थे, याद आता है. तो याद आता है उस वक्त में हमने क्या क्या किया था. लाइक yesterday we were just watching certain things. वहां पर क्या था कि मतलब इट वाज समथिंग अबाउट द एलिफेंट्स. व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, छोटी सी बच्ची थी, तो हम लोग केरला गए थे. वहां पर जो मंदिर में एलिफेंट होता है, उनको जब हम पैसा देते हैं तो इट गिव्स अस सम ब्लेसिंग. तो एकदम से वो याद. नाउ दैट एलिफेंट वाज नॉट द रेमिनिसेंस, दैट रेमिनिसेंस वाज माय मदर, माय फादर, हमारा वो जो ट्रिप. तो दे ऑल मेक अस, हमारे अंदर एक स्माइल लेकर आता. तो जो ये पोएम है, इसके जो दो थीम्स हैं वो है एक नेचर्स हीलिंग पावर एंड रेमिनिसेंस. राइट. नाउ द पोएम्स समरी. द पोएट जो है, ही इज इनसाइड हिज स्मॉल हट. वो अपने घर में बैठा हुआ है, कॉटेज, मतलब यहां पर उसने लिखा है कॉटेज. एंड उसने अपने पिलो को अपने पास में रखा है, वो उल्टा होकर लेटा हुआ है. ही इज इन हिज कंफर्ट जोन, बहुत कंफर्ट में बैठा हुआ है.
एंड बारिश हो रही है बाद ऊपर, एंड वो जो बारिश हो रही है तो ही इज ब्रिंगिंग डिफरेंट इमेजेस। वो कहता है कि जो ह्यूमिड शावर्स है, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड इज गीलापन, गीलापन। तो वो जो ह्यूमिड शावर्स है, जो डार्क क्लाउड्स है, मतलब कि जो ऐसा लग रहा है एज इफ द क्लाउड वॉज क्राइंग, मतलब दिस अ कंपैरिजन, दिस अ कंपैरिजन कि जो क्लाउड्स थे दे लुक लाइक दे वर डार्क, इट लुक्ड एज इफ दे वर क्राइंग, दे वर फुल ऑफ वाटर। जो ह्यूमिड आपके शावर्स हैं दैट मतलब वो जो फुल द क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर एंड दे आर क्राइंग। एंड दिस poet, this boy, he is sitting inside his cottage and hearing to the sounds of the rain that is falling on his ceiling. उनके छत पर जो गिर रहा है उसकी आवाज को वो सुन रहा है, और सुनते सुनते he is finding himself bound to the nature। वो खुद को नेचर से बाउंड महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि द एंटायर स्काई, जो स्काई है वो सैड है, द स्काई इज सैड एंड दैट इज व्हाई इट इज क्राइंग, इट इज ब्रिंगिंग डाउन द टीयर्स। यहाँ पर जो क्राई का सैडनेस है दैट इज द ह्यूमिड, आपका जो क्लाउड है उसको सैड बोला गया है। वो जो डार्क कलर है उसको सैडनेस से रिलेट किया है, उसको रिलेट किया है कि जो स्काई है वो सैड है एंड जो आपके रेनफॉल है वो टीयर्स है। देन ही इज वीविंग मेनी इमेजिनेशंस, मतलब बारिश के साथ वो कई ड्रीमी फैंसीज, मतलब कई तरीके के इमेजिन कर रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कई इमेजिनेशंस आर कमिंग इन हिज थॉट्स। एंड देन ही रिमेंबर्स हिज मदर। वो अपनी मदर को याद करता है। उसको अपनी मदर को कौन सी वाली पोजीशन में याद आती है उसकी मदर? द पोजीशन व्हेन ही यूज्ड टू स्लीप अलोंग विद हिज सिबलिंग्स। वो अपने भाई बहनों के साथ में सोया करता था। एंड उसकी जो मदर होती थी उनको बहुत प्यार से देखती थी। शी वुड लुक एट देम वेरी लविंगली, बहुत प्यार से देखती थी। एंड शी वुड अलाउ देम टू स्लीप, वो उनको सोने के लिए मतलब दे देती, मतलब शी वुड अलाउ कि जाओ बेटा सो जाओ। दैट अफेक्शन, दैट आइज में जो प्यार था वो उसके आगे बिल्कुल सामने आ रहा था। सो दैट इज द पोएम द रेन ऑन द रूफ। इन द वेरी फर्स्ट ही सेज व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, मतलब यहां पर दे आर फॉर द क्लाउड्स, शैडोज होवर ओवर ऑल स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स इज फॉर द स्काई, मतलब जब बादल चारों तरफ स्प्रेड होते हैं। एंड द मेलेंकॉली, यहां मेलेंकॉली डार्कनेस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब वैसे मेलेंकॉली होता है दुख भरा, दुखी। यहां उनका कहने का मतलब है जब बादल से पूरा आसमान काला पड़ जाता है तो धीरे धीरे आपके बारिश आती है। एंड एट दैट टाइम ही फील्स वेरी blessed to sit inside his cottage and look at the rain, hear to the rain। फिर वो कहता है एक एक बूंद, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जब खिड़की के सिलों पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है दोज आर द echoes of his heart। And he weaves many kind of imaginations when he is listening to this sound। फिर थर्ड पैराग्राफ में नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, विच इज एलिट्रेशन, एज शी यूज टू बी ईयर अगॉन, मतलब वो जब पहले थी, नाउ शी इज नो मोर। द वे शी यूज टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब द इस ये और इसके ब्रदर सिस्टर को बहुत प्यार से देखती थी।
and she would allow them to sleep till dawn. सुबह तक सोने के लिए वो उनको छोड़ती थी बहुत प्यार से. तो वो उसको वही आंखें, वही प्यार, वही अफेक्शन जो है वो नजर आ रहा था while he was hearing to this patter of the sound. That is the poem what we call as Rain on the Roof. The poem is written by Coates Kenny. And we have a number of poetic devices like we have alliteration, जैसे humid shower hover, H, imagery, the imagination he is bringing, onomatopoeia, that is the pattern, ये जो words shingle ऐसे words use कर रहा है, hyperbole exaggerate करना, metaphor, humid shower, starry spheres, melancholy darkness, repetition, I, the word I, and refrain, that is as I listen to the refrain, as I listen to the refrain, ये word बार बार आपका repeat होता है. So that is the poem Rain on the Roof. The second poem which I'm going to take today is The Lake Isle of. Isle is the short form for the island of Innisfree. In the island of Innisfree, there was a small lake. It said it is very beautiful. Innisfree is a place and isle is the island के लिए use हुआ है, the lake Isle of Innisfree. The poet is W.B. Yeats and there are so many things. जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था the nature, इसका भी एक बहुत important है nature. Second is escapism. Now what is the meaning of escapism? मतलब चीजों से भागना means अपने दुख, अपने दर्द, इन सब से भागना. Escapism is to avoid things, to have peace, shanti, solitude. And also this poem is a contrast to rural and urban life. अब हमारी जो लाइफ है, अर्बन लाइफ है, बहुत फास्ट होती है. इन द रूरल एरियाज इट इज नॉट लाइक दैट. मतलब मैंने देखा है लोग, हम तो भागते रहते हैं और हमें ना बड़ा अजीब लगता है व्हेन पीपल आर वेरी रिलैक्स्ड. मुझे तो गुस्सा भी आ जाता है. पर मैं देखती हूँ इतने रिलैक्स है, आराम से सब कुछ हो रहा है, सब आराम से शांति से कर रहे हैं. और हमारा क्या होता है, वी आर ऑलवेज नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या. तो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज इन urban areas we are here to earn, we need to follow the rules. In rural पहले क्या था, एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर में आप दोपहर को बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, तो पीपल रिलैक्स, वो एक रिलैक्स्ड वो था. वहां ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते. तो द पोएट जो है ही इज एक्सप्रेसिंग, वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है अपने डिजायर को, कि वो चाहता है ही शुड लिव इन अ पीसफुल एंड सिंपल लाइफ. तो वो इमेजिन करता है, ही एनविजन्स हिमसेल्फ, इमेजिन करता है कि वो एक आइलैंड पर रह रहा है, द आई लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जहां पर शायद उसने अपना बचपन बिताया है. दैट इज वाई उसको वो जगह बहुत पसंद है. और वो जगह कैसी है, इट इज ब्यूटिफुल, नेचुरल, नेचुरल ब्यूटी. लेक है, इस तरफ आपके जंगल है, जहां पर वो छोटी सी कैबिन केबिन को रखना चाहता, मतलब सिंपल लिविंग. ही डज नॉट वांट एनी एलॉबरेट, वहां पर जाकर उसे काजल नहीं बनाना है. ही जस्ट वांट टू हैव अ स्मॉल केबिन एंड 9 रोज में बीन्स जो है उसको उगाना चाहता है. एंड ही वॉन्ट्स टू कल्टिवेट द बीन्स.
और मधुमक्खी जो है उसको पालना चाहता है. ही सेज दैट जब वो वहां पर होगा तो जो बीस की जो आवाज है, दैट वुड बी हिज म्यूजिक. एंड जो वहां इंसेक्ट है, क्रिकेट बनाया हुआ मैंने लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का, उसकी, दैट इज अ मेल इंसेक्ट, उसकी उसका साउंड. एंड द वाटर, जो पानी की जो छप छपाहट है वो. एंड जो लिंगेट है इवनिंग में, दैट इज द बर्ड, उसके विंग्स का साउंड. दीज ऑल विल प्रोवाइड हिम हार्मनी, पीस. ये सब उसको जो है शांति देंगे, उसको बहुत सुकून मिलेगा, उसको बहुत सुकून मिलेगा. when he would be in the morning, there would be sunlight, the water tapping, in the there would be the cricket singing. In the afternoon there would be purple colored, पर्पल मतलब थोड़ा ब्लूइश कलर का आपका आसमान, उसमें आपके सूरज. इन द इवनिंग द विंग्स, द बर्ड जो है जब वो वापस जा रहे हैं वो, ये सब कुछ जो है, दे ऑल विल ब्रिंग हिम क्लोज टू द नेचर. ये सब चीजें उसको नेचर के पास रखेंगी एंड ही वुड बी पीसफुल. बट ये सब तो वो सिर्फ एनविजन कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है. तो वो कहता है कि एट प्रेजेंट, मतलब वो तो वो सब चीजें इमेजिन कर रहा था, तो एट प्रेजेंट ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ पेवमेंट. वो जो है एक पेवमेंट पे खड़ा है. एंड ये जो पेवमेंट है ना, व्हाट इज दैट सिंबलाइज, व्हाट डज पेवमेंट सिंबलाइज? द पेवमेंट इज मेड अप ऑफ सीमेंट. जो पेवमेंट है वो किसका बना है? सीमेंट का. और सीमेंट क्या होता है, मतलब उसका सिंबॉलिक मीनिंग, हार्टलेस, नो फीलिंग्स. आप पत्थर दिल के हो क्या, हम बोलते हैं ना, आप पत्थर दिल के हो क्या, आपके अंदर दिल नहीं है. तो व्हाट इज अ पत्थर दिल? सीमेंट डज नॉट हैव एनी हार्ट. वेयर नेचर में हर चीज में लाइफ होती है. द रिवर्स हैव लाइफ, द वाटर हैज लाइफ, द बर्ड्स हैव लाइफ, द फॉरेस्ट हैज लाइफ. लेकिन स्टोन में लाइफ नहीं होती, इट इज लाइफलेस. और यहां लाइफलेस मतलब बोरिंग, मोनोटोनस. दे आर द ग्रेनस ऑफ अर्बन लाइफ. ग्रेनस मतलब दे आर द miseries ऑफ अर्बन लाइफ. No sympathy, no harmony, no peace, just moving ahead. So the poem is an envision, an imagination of the poet who wants to live near the nature by building a small cabin, harvesting the beans, harvesting the bees, living near the water, hearing to the tapping, the bubbling sound of water, hearing to the cricket sound, hearing to the bird sound. He wants to live his life. But contrast, he is standing in the city on a heartless stone, which symbolizes the monotonous life of city, which doesn't have anything. So that is a poem, The Lake Isle of Innisfree. The rhyme scheme is ABAB, and the poetic devices used are alliteration, repetition, metaphor, personification, assonance. सारे आपके पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोयम के अंदर. इस पोयम से यू मे बी आस्क्ड टू राइट अबाउट द थीम ऑफ द पोयम. इस पोयम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो थीम को ही लिखते हैं. एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9 bean rows, देन बी ग्लेड. ये एंड क्रिकेट, यहां पर किस चीज को कहा गया है? क्रिकेट इज नॉट द game sport, but it is the cricket, the insect. Right? So these are the two poems which we have done for today. Now let us move to the next
chapter. And the chapter which we are going to do today is Sound of Music. In the other class of ninth, that is a communicative English, we had a similar theme today. And the theme was the same, that is music. It was about a solitary reaper. एक लड़की होती है, मतलब बहुत सुंदर पोयम है वो. उस पोयम के अंदर वो जो लड़की होती है, द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी मीन्स अकेले है वो, एंड शी इज कटिंग द हार्वेस्ट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. नाउ दैट सॉन्ग इज स्पोकन इन सम अननोन लैंग्वेज. जो पोएट है उसको नहीं पता कि वो कौन सी भाषा में गा रही है. और जब वो गाना गा रही है, लेकिन उसे ये तो पता लग रहा है कि वो जो गाना है वो किसी दुख के बारे में है, बिकॉज इट वॉज अ मोनोटोनस सैड साउंड. बट उसकी जो आवाज थी, दैट वॉज सो स्वीट दैट द पोएट कंपेयर्स इट विथ कुकू, नाइटिंगेल. तो जो म्यूजिक होता है क्लास 9, इट इज यूनिवर्सल. मीन्स इट इज एवरीवेयर द सेम. आप बीटीएस का म्यूजिक सुनो, आप एमिली का सुन रहे हो, या आप किसी और का सुनते हो, it doesn't have any language, it doesn't have any boundary, it just binds us. वो सिर्फ हमें बाइंड करता है. certain times we hear to some songs, we hear to some instrument. जैसे जल तरंग होता है, उसका जो साउंड होता है ना, वो अपने आप में ही एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है. देयर इज वन वेरी फेमस मूवी, सिलसिला ऑफ अमिताभ बच्चन जी. इन दैट देयर इज वन पर्टिकुलर, मतलब यश चोपड़ा जी के सारे मूवीज में ऐसा एक पर्टिकुलर आता है, एंड इन दैट द जल तरंग इज प्लेड. और मैं स्पेशली वो मतलब वो जल तरंग चलाती हूँ. आई डोंट, मतलब गाना तो है ही है मेरा फेवरेट, लेकिन वो जो जल तरंग होता है ना, दैट रियली, मतलब वो कुछ ऐसा होता है, बहुत मजा लगता, अच्छा लगता है. द सेम इज इन अदर मूवीज ऑल्सो. तो ऐसे कई क्लासिकल आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं. द इंस्ट्रूमेंट नेम कैन चेंज. इट कैन बी अ जल तरंग, इट कैन बी अ पियानो, इट कैन बी अ कीबोर्ड, अ गिटार. लेकिन उनका जो साउंड होता है ना, वो हमें बांध कर रखता है. इट गिव्स अस अ सूदिंग इफेक्ट. जस्ट अभी वो जो रेन ऑन द रूफ में पढ़ा था हमने, कि वो जो पैटर, वो जो चैटर, वो जो आवाज थी, वो उसको हीलिंग पावर दे रहा था. So the main theme of this chapter is music is universal and it has no language or boundary. The chapter is divided into two parts. The first part is about Evelyn Glennie and second is about Bismillah Khan. तो जो first part है, it is all about a girl. The chapter starts with the girl standing on a railway platform. लेकिन शी कैन नॉट हेयर, वो सुन नहीं सकती थी. यहां पर ब्यूटी यही है कि शी कैन नॉट हेयर टू द साउंड, बट द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन कमिंग मेड हर रियलाइज दैट शी वॉज नियर द ट्रेन. She had been admitted to the very prestigious Royal School of Music, which is itself a very prestigious institute. और ऐसे इंस्टीट्यूट में एक ऐसे बच्चे का एडमिशन होना जो सुन नहीं सकता was extraordinary. The reason? Music requires ears. Of course, music requires heart. फिर हम एवेलिन की स्टोरी को पढ़ते हैं कि जब वो छोटी सी थी, तो ऑलरेडी शी वॉज, मतलब स्लोली स्लोली शी वॉज लूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग. और उसकी मम्मी को ये बात तब पता लगी थी. शी वॉज शॉक व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड एंड शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, बट शी ट्राइड टू हाइड इट. एक होता ना, मेरे को सुनाई नहीं देता, ये बात बोलने से शर्म आ जाती है. तो एज अ लिटिल गर्ल शी ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ.
But when her marks deteriorated, जब उसके स्कोर्स कम होने लगे, तो स्कूल में टीचर्स ने इस बात पर ध्यान किया that she was not able to hear, and the school gave the ultimatum that she should be shifted to a special school of her kind. But Evelyn was determined. वो नॉर्मल स्कूल में नहीं, मतलब वो अब नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जाना चाहती थी. शी वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. शी वांटेड टू बिकम अ परक्यूशनिस्ट. परक्यूशनिस्ट मीन्स अ पर्सन मास्टर्ड इन इंस्ट्रूमेंट. अब इंस्ट्रूमेंट के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा. हाउ इज इट पॉसिबल? मोस्ट ऑफ आवर टीचर्स हैड गिवन अप. लेकिन उसके एक मेंटोर थे, रॉन फॉप्स, हु गेव हर द एनकरेजमेंट. और वो एनकरेजमेंट था दैट इंस्टेड ऑफ हियरिंग द म्यूजिक फ्रॉम हर ईयर्स, शी शुड हियर इट फ्रॉम हर हार्ट. उसको जो है गाने को समझना नहीं है फ्रॉम द ईयर्स, बट गाने को समझना फ्रॉम द हार्ट. He explained that there are vibrations in the music. तो जो हाई पिच एंड लो पिच होता है उसको हमारी बॉडी महसूस करती है, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट. तो शी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन दोज पिचेस एंड अंडरस्टैंड द टोन, एंड दैट बिकेम अ माइलस्टोन फॉर हर. और उसने जो है उस एनकरेजमेंट से उसने एक नहीं कई इंस्ट्रूमेंट को मास्टर किया. नॉट ओनली वन, शी मास्टर्ड मेनी इंस्ट्रूमेंट. एंड शी वुड हैव अ लिप सिंकिंग. उसका जो है लिप सिंकिंग होता था. वो म्यूजिक को जब देखती थी तो दूसरों के लिप को पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि बाय 11 स्टैंडर्ड, सॉरी 11 ईयर्स तक तो उसने पढ़ा लिखा सब कुछ था, तो शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लिरिक्स. और वो उसको ध्यान करती थी. The only problem that she faced was when the people were bearded. जब लोगों की दाढ़ी होती थी तो उसको समझ नहीं आता था कि लिप कैसे सिंक हो रहा है. एंड वेन शी वुड क्लाइंब अप द स्टेज, जब वो स्टेज पर चढ़ती थी तो वो अपने जूते उतारती थी. तो वाई? इंडिया के अंदर तो जूते उतारना एक रिस्पेक्ट होता है, बट शी यूज टू टेक ऑफ बिकॉज शी वॉन्टेड टू, वो जो है महसूस करना चाहती थी, सुन नहीं सकती थी. इसीलिए शी वुड बी टेकिंग ऑफ हर शूज और स्लीपर्स व्हेन शी वुड क्लाइंब अप द स्टेज. शी वांटेड टू फील. एंड इन दिस मैनर टुडे शी इज अ वेरी फेमस परक्यूशनिस्ट. बट सबसे अच्छी बात क्या है कि वो परक्यूशनिस्ट है. शी इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब वो कई दान पुण्य के काम करती है. शी गिव्स free lessons to those who are like her. She goes to the hospitals, to the jails, जहां वो मतलब कि गाने सुनाती है लोगों को. और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि जिस इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग ली थी, शी वॉज ऑल्सो द टॉपर. मतलब एक इंसान जिसको सुनाई नहीं देता है वो म्यूजिक में टॉप कर रहा है, तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. शी हैज बीन conferred with many applauses, with many prizes, and above all she is multilingual. मतलब यही एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई चलो गाना तो उसने लिप सिंक करके कर लिया, बट हाउ कुड शी स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस? एंड दैट इज her intelligence, her determination, her perseverance. So that is the story of Evelyn Glennie, a percussionist. The second story is all about Bismillah Khan from India. Now, दोनों में कनेक्शन क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है म्यूजिक. नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बट म्यूजिक. और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है वो भी हम एंड में बताऊंगी मैं. सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट बिस्मिल्लाह खान, हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब बिहार के थे, दुमरान विलेज के.
एंड व्हेन ही वाज यंग, तो वो अपने मामू के पास जाते थे जहां उन्होंने जो है शहनाई सीखी थी. हिज अंकल यूज टू प्ले इन द कोर्ट, एंड धीरे धीरे जो है ये आदत बिस्मिल्लाह खान को भी लग गई. एंड उसके बाद he used to play it on the branches, sorry, on the banks of river Ganga. उनका कहना है कि जो गंगा रिवर है, that gave him the inspiration to make the new tones, tunes, रागा. उनको नए नोट्स बनाने में वो मदद करते थे. And he would also play in the mandir of बनारस, where he would be given offered लड्डू, और वो लड्डू खाने के लिए वो शहनाई बजाते थे. दैट वॉज ऑल हाउ ही स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी. उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी. लेटर ऑन ही गॉट अ ब्रेक इन द ऑल इंडिया रेडियो. उनको ऑल इंडिया रेडियो में ब्रेक मिला, विच वॉज उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर. आजकल तो वी आर हैविंग सो मेनी चैनल्स, वी आर हैविंग सो मेनी एप्स, बट वो टाइम वो नहीं था. दैट वॉज अ रियलिटी टाइम. आपको इवन ऑल इंडिया रेडियो में भी आपका बजा हुआ नहीं मतलब बजाते थे. यू हैड टू प्ले लाइव. आपको लाइव गाना पड़ता था. ऑर्केस्ट्रा आपके साथ में, ट्रूप आपके साथ में होती थी. सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्रेक विच ही गॉट इन ऑल इंडिया रेडियो, वेयर ही हैड अ प्रोग्राम. एंड ही ऑल्सो वॉज वन ऑफ दोज लकीएस्ट पीपल जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस पर शहनाई बजाई थी, टू वेलकम द न्यू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. itself it is a very big achievement. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बुलाया था टू प्ले दिस म्यूजिक. Besides, he also gave music for certain movies. उन्होंने मूवीज के लिए भी म्यूजिक दिया था, लाइक गूंज उठी शहनाई. बट ही वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट द टिंसल टाउन. उनको जो है म्यूजिक, जो ये मूवी वर्ल्ड है, वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई. उनको वो फेक वर्ल्ड नहीं पसंद आया, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. इफ यू गो फॉर एनी रिकॉर्डिंग, इफ यू गो फॉर एनी शूटिंग, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि भाई हम देखते क्या है और रियल में होता क्या है. मतलब देर इज अ डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट इन व्हाट वी सी ऑन द टीवी, व्हाट वी हियर एंड व्हाट एक्चुअली इज डन. He was not that much keen to join the film industry. आपके पेपर का क्वेश्चन है ये. And that is why he did not take much interest in the movie world. हालांकि उन्होंने 2 मूवी, एक कन्नड़ा में और एक हिंदी में दिया था, but not more than that. But he played in different areas. अफगानिस्तान गए थे वो, यूएस गए थे वो, यूके गए थे वो, यूएई गए थे. And everywhere he was welcomed with a warm happiness. उनको खुले आर्म, खुले मतलब कि विथ ओपन आर्म्स उनको वेलकम किया जाता था. इनफैक्ट देयर इज अ म्यूजियम नेम्ड आफ्टर हिम. देयर आर मेनी फैंस इन यूएस जो उनको फॉलो करते हैं, और उनमें से ही कुछ ऐसे थे, आपके पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को बोला था दैट ही शुड start his career here, he should start a school in US, he should also serve to the people living in there. And बिस्मिल्लाह खान जी ने बिल्कुल ब्लंटली रिफ्यूज कर दिया था that he was not interested in staying back in US. The reason, US was not his motherland. He wanted to stay in India, that too very close to Banaras. वो कहते हैं इवन मैं मुंबई में रहता हूं तो भी मुझे बॉम्बे अपनी तरफ बुलाता. मैं यहां हूं तो मुझे मेरा देश बुलाता है, लेकिन मैं अपने देश में भी हूं ना, तो मुझे जो मेरा विलेज है बनारस है वो मुझे बुलाता. मतलब ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज विलेज, नेटिव विलेज एंड बनारस. इनफैक्ट ही स्पेंट हिज लेट डेज इवन इन बनारस ओनली. उनको इतना बड़ा मतलब कि अवार्ड मिला था भारत रत्न का, उसके बावजूद ही यूज टू लिव इन अ वेरी सिंपल मैनर. ही यूज टू वॉक, ही यूज टू टेक रिक्शा. वो कभी भी जो है मतलब ज्यादा शो ऑफ नहीं करते थे.
तो ही सेड दैट यू मे मेक, आप यहाँ पर जो हो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट कर दो. यू कैन बिल्ड द टेम्पल्स, यू कैन बिल्ड द, you can bring out the same kind of atmosphere, but can you bring rivers? No. And he refused to stay in US. लेट मतलब कि एक जो इसमें एक थीम है कि बिस्मिल्लाह खान was a devout Muslim, yet he played in the temple of बनारस. अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है. ही वॉज अ मुस्लिम बट ही प्रेड इन टेम्पल्स. सेकेंडली, ही गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, ही गॉट सो मेनी अकॉलेट्स, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को जो है इस धरती से अलग नहीं किया. तो एज आई सेड दैट देर आर टू थिंग्स विच आर कॉमन इन दिस chapter is, one is music. Music has no boundary. Whether it was a percussionist Evelyn or it was a शहनाई वादक बिस्मिल्ला, दोनों जो है म्यूजिक के थ्रू दुनिया से जुड़े हुए हैं. आज भी किसी शादी में बिना शहनाई के कभी भी जो है यू डोंट हैव एनी मैरिज सेरेमनी. मतलब हमारे लिए शहनाई हैज नाउ बिकम अ सिनोनिम फॉर मैरिज. और भाई बेटे की शहनाई कब बजवा रहे हो, ऐसे बोलते हैं हम. जैसे बोलते हैं ना लड़की के हाथ पीले कब कर रहे हो, तो लड़की लड़के के लिए हम बोलते हैं और भाई घर पे शहनाई कब बज रही है. तो शहनाई हैज नाउ बिकम अ सिनोनिम टू म्यूजिक. लेकिन ये जो शहनाई थी ना, ये एक दिन में नहीं आई थी. दिस डिड नॉट कम इन वन डे. इसके पीछे भी देयर वाज अ स्टोरी. देयर इज अ स्टोरी दैट औरंगजेब जो है उनके दरबार में अलग अलग तरीके के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे, और उनमें से एक था पुंगी, विच हैड अ वेरी अनप्लेजेंट नॉइस. उसकी आवाज काफी भयंकर हुआ करती थी. एंड औरंगजेब ने उस पुंगी को जो है बैन कर दिया था, दैट दिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी प्लेड सिंस इट गिव्स एन अनप्लेजेंट साउंड. लेटर ऑन उनके ही दरबार में कोई नाई था, उसने जो है उस पुंगी को निकाला एंड ही रीशेप्ड इट. उसने उसको रीशेप किया एंड उसको एक नया जो है लाइफ दिया. एंड व्हेन इट वाज प्लेड, उसमें 7 नोट्स डाले थे उसने, 7 उसने होल्स बनाए थे, बिकॉज पुंगी में आपके एक भी नहीं होता था. तो उसमें जो है उसने 7 नोट्स बनाए, और व्हेन यू प्लेड इट विल गिव यू अ स्वीट साउंड. एंड इट इज अज्यूम्ड, ये अज्यूम किया जाता है कि उसे एक नाई ने री इन्वेंट किया था. एंड इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाही दरबार, रॉयल कोर्ट. इसीलिए उसका नाम शाही शहनाई बन गया था, ऐसा बोला जाता. बट इट वॉज बिस्मिल्ला खान हु ब्रॉट शहनाई टू द स्टेज. आज अगर हम लोग शहनाई को जानते हैं, इफ वी नो व्हाट इज शहनाई, if we feel proud to play Shehnai in the marriages, the entire credit goes to Bismillah Khan. Now, the common things which are there between Evelyn and Bismillah ji is music. पहला. दूसरा, Evelyn was deaf, profound deaf. मतलब वो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी. And शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान was a devout Muslim. लेकिन उन्होंने उन चीजों को अपनी बाउंड्री नहीं बनाई थी. They did not make it as boundary. In fact, Shehnai is more played in the Hindu marriages. तो दोनों ने अपना वो जो एक पॉइंट था उसको क्रॉस किया. They showed that music does not have any religion. Music does not have any boundary. It is not that you have to hear it from your ears. आपको अपने कान से सुनना ऐसा नहीं है. You can hear it from your body, from the vibrations. And that is, these are the two themes which bind these two persons, that is Evelyn and Bismillah Khan.
In this chapter, you have the characters of Evelyn, who was profoundly deaf, yet became a percussionist. Ron Forbes, who had actually mentored, inspired Evelyn. James Blade, another percussionist who had been supportive to her. And of course, in the second part, it is itself Bismillah Khan, जिन्होंने अपने देश की सेवा में जो है, he gave his life. He did not believe to settle out because he was getting money. Money and fame ने उनको कभी इफेक्ट नहीं किया. This we have many examples, like he had been invited by Pandit Jawaharlal Nehru. He was playing for the All India Radio. He had even got the chance to play for the movies. अगर वो चाहते तो movies में music देकर he could have earned, but he did not earn. He was invited by many dignitaries all around. वो जाते थे but just जाकर म्यूजिक को फैलाकर आते थे. He was asked by one of his pupils to start an academy in US, लेकिन उन्होंने मतलब मना कर दिया that the surroundings can be built but rivers cannot be brought. And last but not the least, he also gave one message to all his pupils and people कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो, if you want to give something to your children, give them the training of music. So his entire life since his childhood, जब वो छोटे से थे, जब वो अपने मामा के साथ रॉयल कोर्ट में जाते थे, जब वो शहनाई सुनते थे, उसके बाद जो उन्होंने तालीम ली, he took the training that was in music. Then when he used to stay in Banaras near the river Ganges, he would play the music and find new notes. Later he started music as his career. तो उनके लिए music was his life. Since his childhood till his death, he lived music. So that is the summary of the chapter, the sound of music, and all these words which I have spoken, they may be there as a question to explain. आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन थीम बेस्ड आपके आते हैं ऐसे चैप्टर से हमेशा, कि व्हाट आर द थिंग्स, कैसे. वैसे छोटे क्वेश्चंस में तो हाउ व्हेन शी केम टू नो दैट शी वाज डेफ, देन व्हाई डिड शी से दैट, जो आपके मुस्टेचेस वाले लोग होते हैं, दे डिस्टर्ब मी, देन व्हाई डिड शी टेक ऑफ हर स्लीपर्स. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. But in the theme base, it would be her determination, her perseverance, that she wanted to become a percussionist. तो उसके deafness ने जो है, it did not come as an obstacle. As we say, where there is a will, there is a way. और वो चीज जो है ग्लेनी ने जो है पूरा किया था. And the two poems, the first poem is Nature Healing, that is Rain on the Roof, the healing qualities, healing power of nature, Reminiscence. And second one is again Peace, Harmony, the Lake Isle of Innisfree. With this, we have revised 3 chapters, I can say 2 poems and 1 chapter. And in the overall, I think we have already revised 1 chapter, that is Fun They Had. This is the second chapter we have revised. The poem we have revised, right?